Hello everyone. In this video, I will discuss about the important works of the Robert Browning. In my last video, I was discussed on the biography of the Robert Browning और इस वीडियो में उनकी 10 इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी शॉर्ट समरीज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हिज फर्स्ट वर्क वाज Pauline, a fragment of a confession, first published poem, written in 1832 and published anonymously without the name of a author. In 1833 में published हुई थी. The poem is the confession of an unnamed poet to his lover. That's why इसमें confession है. confession यानी कि होता है कन्फेस करना, अपनी बात को रखना. तो ये पोएम जो है वो एक कन्फेशन है एक अननेम्ड पोएट के अपने लवर के लिए. Author Simons described the poem as a sort of spiritual biography. उसने बोला author Simons called this poem as a spiritual biography. Browning described himself within the poem as priest and prophet. यानी कि ब्राउनिंग ने अपने आप को इस पोएम में पादरी और भविष्य बताने वाला बताया है. फर्स्ट वर्क पोलाइन. सेकेंड वर्क पारासेल्सुस 5-part epic poem है. published in 1832 and split in 5 parts. 5 parts में split है, ये आपको याद रखना है. 5 parts में है. then Sordello, very difficult English poem in the English literature. a narrative poem है. narrative यानी कि इसमें कहानी बताई गई है. narrative poem होती है the poem which describe a story. Robert Browning worked on this poem on 7 years between 1836 to 40 and published in March 1840. It consists of a fictionalized version of the life of Sordello da Gubbio, a 13th century Lombard troubadour depicted in Canto 6 of Dante Alighieri's Purgatorio. यानी कि इसमें ये एक फिक्शनल वर्जन है. इसके अंतर्गत सोडेलो डा गोटियो की लाइफ के बारे में बताया गया है. यह कौन था? यह 13th सेंचुरी में एक ट्रोबाडो था. ट्रोबाडो मतलब होता है एक मेडलिव पोएट था और इसके बारे में डिस्कस किया गया था. दांते ने एक वर्क लिखा था पुरगाटोरियो, उसमें इसका डिस्कस किया गया था. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उसी के बारे में बताया है. इट इज़ नोटोरियस एज वन ऑफ द हार्डेस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर. The poem championed decades later by Algernon, Swinburne and Ezra Pound. मतलब इन दोनों ने कोशिश करी है इसको समझने की. Then Pippa Passes is a very important work. It was a verse drama. It means drama in the form of poem. This work published in 1841 as the first version of his Bells and Pomegranates series. बेल्स एंड पोमेग्रेनेट सीरीज़ एक वर्क है जिसमें उसके बाकी सारे काम जो है वो लिखे गए हैं. इसके बहुत सारे वर्जन आए हैं इस नाम से. तो इस वर्जन का जो फर्स्ट वर्जन है उसके अंदर ये पोएम है. एंड नेक्स्ट रिपब्लिश्ड इन पोएम्स इन 1848 में रिपब्लिश्ड हुई थी. डेडिकेटेड टू थॉमस नॉन टेलफ्रोड को डेडिकेटेड है, हु हैड रिसेंटली अटेन्ड फेम एज द ऑथर ऑफ ट्रेजेडी आयन. मतलब कि यह डेडिकेटेड है थॉमस नॉन टालफ्रोड को, जिन्होंने जो ऑथर है आयन के. द ऑथर डिस्क्राइब द वर्क एज द फर्स्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ड्रामेटिक पीस. इसका स्ट्रक्चर क्या है कि द सिल्क विंडिंग गर्ल पीपा राइज ऑन न्यू ईयर डे. हर थॉट्स कंसर्न द पीपल शी डब्स. यानी कि एक लड़की है जिसका नाम है पीपा. वह न्यू ईयर डे पर खड़ी होती है और उसके दिमाग में 4 लोगों की ख्याल आती है, यानी कि वो 4 लोगों से मिलती है उस दिन. सबसे पहले है ओटिमा, जो कि है द वाइफ ऑफ द रिच सिल्क मिल ऑनर. लूसा गड्डी की वाइफ है. एंड द लवर ऑफ सिबाबल्ट अ जर्मन की लवर है. जूलियस ए फ्रेंच आर्ट स्टूडेंट हु इज़ टुडे मैरिंग फैनी. ल्यूगी एन इटालियन पैट्रियट हु लिव्स विद हिज मदर. एंड मॉन सिग्नोर ए क्लर्क. इसके बाद इन सब से वो मिलती है. मॉर्निंग में पीपा पासिस ए शब हाउस ऑन द हिल साइड. मॉर्निंग में पीपा जो है वो एक हिल साइड के हाउस से गुजर रही होती है. देन देयर शी लिसन सिबाबाल्ट एंड ओटेमास
gossips that they both are trying to justify to each other the murder of Otima's elderly husband. It means they both जो है वो साजिश रच रही हैं ओटिमास के हस्बैंड को मारने के लिए, लूसा को मारने के लिए. ए ग्रुप ऑफ आर्ट स्टूडेंट लेड बाय ल्यूवाइसी डिस्कस ए क्यूरियल प्रैक्टिस जोक दे आर होपिंग टू प्ले ऑन जूलियस ऑफ होम दे आर एव. फिर वह एक आर्ट स्टूडेंट्स के ग्रुप से मिलती हैं, ठीक है, जिनका जो लीडर है वो है लुटवाइसी. वे डिस्कस करते हैं कि वे एक जोक मतलब एक मजाक करेंगे जूलिस के ऊपर, क्योंकि वे उससे जलते हैं. नून में क्या होता है, पीपा एंटर्स ओरकाना एंड ओरकाना वैली में एंटर करती है. पासिस द हाउस ऑफ जूलियस एंड फैनी हु हैव बीन ट्रिक्ड इनटू मैरिज. इनके हाउसेस के जूलियस और फैनी के हाउस के बगल से जा रही होती है, जो अपनी शादी करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि वो शादी करेंगे. द इंग्लिश वैगाबाउंड Woolfolks watched Lougie's trunk in the company of Australian policemen. The Australian suspicions hing on whether Lougie stays for the night or leave. At their palace, वो मिलती है कि वहाँ पर कुछ ऑस्ट्रेलिया के पुलिसमैन हैं जो ल्यूगीस से बात कर रहे होते हैं. लुगीस के बारे में उनको सस्पेंशन है कि वह यहाँ पर मतलब उस जगह पर वो रात में रुका था या नहीं रुका था. इवनिंग में Pippas passes the student Lugis and his mother discuss his plan to assassinate an Australian official. इवनिंग में पीपा जो है वो लुगीस और उसके मदर्स के हाउस के पास से जा रही होती है और वो सुनती है कि वे दोनों डिस्कस कर रही हैं कि ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स को मारने के लिए. एट नाइट पीपा पासिस द कैथेड्रल एंड पैलेस से पास आउट होती है वो. इन साइट मॉन सिग्नर नेगोटिएट्स विद द इंटेंडेंट एंड assassin named Eugusio. The conversation turns to Pippas, the niece of the cardinal and true owner of the ecclesiastic properties, and Eugus offer to remove her from the Oslo. Pippa returned to her home. तो वहाँ कैथेड्रल में वो सुनती है पीपा कि एक आदमी है मॉन्सिनर, वो बात कर रहा है अपने अटेंडेंट के साथ एक मर्डर के बारे में, युगनियों के मर्डर के बारे में. और उस कन्वर्सेशन में पीपा का नाम आता है कि पीपा जो है वो नाइस है, मतलब भतीजी है कार्डिनल की, और ऑनर है वो एक्लीसियास्टिक प्रॉपर्टी की. लेकिन यूगो जो क्या करता है, ऑफ़र करता है कि वह ओस्लो से चली जाएगी, यानी उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी. तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वर्क है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. पीपास रिटर्न टू हर होम. नेक्स्ट वर्क वाज किंग Victor and King Charles second play, completed in 1839 for William McCarty to be played on stage but was rejected. 1839 में वो कंप्लीट हो गया था. विलियम मकार्डी ने इस प्ले में इसके अंदर इसको स्टेज पर प्ले करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया. This work was published in 1842 by Edward Maxon. The second number of Bells and Pomegranates के सेकंड जो फर्स्ट वर्जन था बेल्स और पोमेग्रेनेट्स के, उसके अंदर सेकंड नंबर पे था. ये जो वर्क है वो इस वर्क का जो सब्जेक्ट है इज़ द स्ट्रेंज इंसिडेंट इन 1732 इन द किंगडम ऑफ सार्डिनाना किंगडम में एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था इन विच द एल्डरली किंग विक्टर दिस किंगडम्स किंग वाज विक्टर एमेंडुअस first abdicate in favor of his son Charles Emmanuel II. It means he abdicate his throne for his son Charles, and then after a month of ever increasing complaints unexpectedly demanded to be restored. But the pupils becomes complained about the kingdom of the Charles. They were not satisfied for the resign of the Charles. That's why victors again restored their kingdom. He was imprisoned until his death, but लेकिन उसके बेटे ने उसको कैदी बना लिया. Browning's की treatment is based on 18th century sources which cast Victor as deliberately deceptive, but he goes further to create a secret history in which Charles is exonerated from all charges of cruelty. विक्टर ने इसको 18th सेंचुरी में एक सोर्सेज से इसको लिया था, जिसके अंतर्गत दिखाया गया था कि विक्टर जो है वो क्या था, बहुत ही कपटी राजा था. और उसके बाद एक जो चार्लेस हैं वो उसको जो है वो सिंहासन से हटा दिया गया. ये इसकी स्टोरी है. देन ड्रामेटिक रिलिक्स, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम. बहुत सारे पोएम्स हैं इसके अंतर्गत. पब्लिश्ड इन 1843 एज द थर्ड वॉल्यूम इन द सीरीज ऑफ सेल्फ पब्लिश्ड बुक्स एंटाइटल्ड बेल एंड पोमेग्रेनेट्स. बेल एंड पोमेग्रेनेट्स के जो थर्ड वर्जन है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है.
पोएम्स आर एज फॉलोज, पोएम्स उसके अंदर कौन कौन सी हैं? द पायड पीपर ऑफ हेमिलाइन, माई लास्ट डचेस, सोलिक्यूली ऑफ द स्पेनिश कोलेस्टर, सोफियास लवर, जॉन्स एग्रीकोना इन मेडिकेशन। ठीक है, ये सारी इसके अंदर है। अब है प्रोफियास लवर। प्रोफियास लवर्स की स्टोरी क्या है? फर्स्ट पब्लिश्ड एट प्रोफियास इन जनवरी 1836 में पब्लिश्ड हुई थी। इशू ऑफ मंथली रेस्पिरेटरी, ही लेटर रिपब्लिश्ड हुई थी इट इन ड्रामेटिक लिरिक्स में। सबसे पहले यह है जो है वो मंथली रिपोजिटरी में पब्लिश्ड हुई थी, उसके बाद ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश्ड हुई थी। पेयर्ड विद जोनेंस एग्रीकोला इन मेडिकेशन अंडर द टाइटल मैड हाउस सेल्स। Sophia Lovers is Browning's first ever short dramatic monologue and also the first of his poems to examine abnormal psychology के बारे में इसने बताया गया है सोफियास लवर के अंतर्गत, और ये ब्राउनिंग की सबसे पहली शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉगी है, मतलब अपनी बातें उसने ड्रामेटिक मोनोलॉगी होता है कि अपने मन की बात बताना। इन द पोएम ए मैन स्ट्रैंगल हिज लवर सोफियास लवर देन टॉक्स ऑफ द क्रॉप्स ब्लू आइज गोल्डन हेयर एक्सेट्रा। सोलिक्यूली ऑफ द स्पेनिश कोलेस्टर, सोलिक्यूली यानी कि अपने आप से जो बात करते हैं सोलिक्यूली है। सोलिलोक्यूई फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन ड्रामेटिक लिरिक्स में है, पब्लिश्ड हुई थी 1842 में। रिटन इन द वॉइस ऑफ एन अननेम्ड स्पेनिश मॉन्क, एक स्पेनिश मॉन्क की वॉइस में इस वर्क को लिखा गया है। कंसिस्ट ऑफ अ 8 लाइन स्टैंजा है इसमें, एंड इज रिटन इन ट्वार्ज टेट्रामीटर। प्लॉट सेंटर्स अराउंड द स्पीकर्स हेट फॉर ब्रदर लॉरेंस ए फेलो मॉन्क इन द कोलेस्टर, मतलब इसमें ब्रदर लॉरेंस एक और प्रीस्ट हैं, मॉन्क हैं, उससे जो है वो दुश्मनी है, उसके बारे में बताया गया है। द स्पीकर नोट्स द ट्राइबल वे इन विच ब्रदर लॉरेंस फेल इन हिज क्रिश्चियनिटी एंड देन प्लॉट्स टू मर्डर ऑन डैम द सोल ऑफ ब्रदर लॉरेंस। इसमें स्पीकर क्या करता है? ब्रदर लॉरेंस को एंड में मार देता है। माई लास्ट डच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। It was also an example of dramatic monologue. This work first appeared in 1842 in Browning's dramatic lyrics में पहली बार आई थी। पोएम से रिटर्न है 28 राइमिंग कपलेट्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर में है। पोएम इज़ प्रिसाइडेड बाय फिरारा के बाद ये आई थी, फिरारा से पहले आई थी। ये जो पोएम है, इस पोएम में इटालियन रियनशा में सेट की गई है ये, जिसके अंतर्गत एक स्पीकर है ड्यूको फेरेरा की एक वाइफ है। उस वाइफ को के बारे में बताया गया है कि ड्यूको फेरेरा ने अपनी वाइफ को मार दिया था क्योंकि उसका बिहेवियर हर किसी के साथ एक जैसा ही था। एक बार जब वह अपने घर में अपने मेहमानों को बुलाता है तो वहाँ पर उसके मेहमान देखते हैं कि एक दीवार पर कर्टेन लगा हुआ है। जब उसके मेहमान उसे पूछते हैं कि इस कर्टेन के पीछे क्या है, तो ये जो फेरेरा है वह उनको कर्टेन हटाकर दिखाता है, तो उसकी वाइफ की तस्वीर होती है। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ इसी तरीके से सभी लोगों को देखती थी जिस तरीके से वो अब देख रही है, दैट्स वाई आई किल्ड हर, इसलिए मैंने उसको मार दिया। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। देन पाइड पीपर ऑफ हेमिलाइन, आल्सो नोन एज द पेन पाइपर भी कहा जाता है, और रैट कैचर ऑफ हेमिलाइन, टिटुलर कैरेक्टर ऑफ अ लीजेंड फ्रॉम द टाउन ऑफ हेमिलाइन जर्मनी, मतलब जर्मनी एक हेमिलाइन एक जर्मनी का नाम, मतलब एक जर्मनी की कोई जगह है, वहाँ पर है ये। He was a rat catcher hired by the town to lure cats away with his magic pie. When the citizen refused to pay for his service as promised, he retaliates by using his instrument magical power on his children, leading them away as he had the rats. वही है जो कि एक स्टोरी हम बचपन से सुनते हुए आए हैं कि एक गांव में चूहे आ जाते हैं उनको भगाने के लिए, किसी आदमी को बुलाया जाता है, वह बांसुरी से उन चूहों को भगाता है। उसके बाद जब गांव वालों से पैसे देने से मना करते हैं तो वो उसी बांसुरी की मदद से उस गांव के बच्चों को भी मारने की कोशिश करते हैं, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। आगे की वर्क और उनकी समरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।